नमस्कार। मैं डॉक्टर सतीश कुमार मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बावनवास। इन ई कंटेंट वाक्य श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम स्नातक प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र के महत्वपूर्ण विषय वस्तु व्यवहारवाद के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले व्याख्यान में हमने व्यवहारवाद के अर्थ, उसके उत्पत्ति, उसके विकास के कारण और विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया गया, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम व्यवहारवाद की सीमाओं और उसकी विभिन्न विद्वानों द्वारा की गई आलोचनाओं की बारे में चर्चा करेंगे। उसकी सीमाओं के बारे में चर्चा करने से पहले हम थोड़ा पीछे जाके व्यवहारवाद की विशेषताओं के बारे में एक बार देख लेते हैं कि व्यवहारवाद का, जैसा कि हमने देखा कि जन्म परंपरावादी दृष्टिकोण के प्रति असंतोष के कारण, उसकी कमियों के कारण व्यवहारवाद का जन्म हुआ, जिसका मोटा मोटा तौर पे ये अर्थ था कि जो परंपरागत दृष्टिकोण में जो अध्ययन किया जाता था वो तथ्यात्मक नहीं होके और आदर्शात्मक संस्थागत अध्ययन था। लेकिन कुछ विद्वानों ने माना कि समस्त जो राजनीति विज्ञान का आधार है उसका तथ्यात्मक अध्ययन करके और अन्य सामाजिक विज्ञानों की तरह राजनीति विज्ञान को भी एक शुद्ध विज्ञान की तरह विज्ञान बनाया जाए और राजनीतिक विज्ञान की भी स्वतंत्र तकनीकी हों, प्रविधियां हों, उनके माध्यम से कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकें। और उसी का अनुपालन करते हुए ये बात सामने आई कि राजनीति विज्ञान में भी कुछ फैक्ट्स होते हैं। तो फैक्ट्स निकालने के लिए इन व्यवहारवादियों विचारकों ने माना कि मानव की जो समस्त राजनीति विज्ञान की जो समस्त बातें हैं वो राजनीतिक व्यवस्था के को संचालित करने वाले, मतलब व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति और उनके व्यवहार पर निर्भर रहती है। तो ये फैक्ट्स का निर्धारण किया गया कि इसके अंतर्गत सिर्फ मानव जो राजनीतिक मनुष्य है उनका और उनके राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाए, और वो अध्ययन मूल्य मुक्त होना चाहिए, निरपेक्ष होना चाहिए। तीसरा, ताकि वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हुए अन्य सामाजिक विज्ञानों की विधियों, तकनीकियों, प्रविधियों को पॉलिटिकल साइंस में अपनाया जाना चाहिए। और उसी के माध्यम से डेविड स्टिन ने अपने लेख में इसकी 8 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन किया है। उन विशेषताओं के आधार पर व्यवहारवाद को समझ सकते हैं कि उन जो राजनीतिक व्यवहार हैं और राजनीतिक व्यक्ति हैं उनके व्यवहार का अध्ययन करने के लिए इसमें 7 विशेषताएं बताई गई कि व्यवहारवादियों ने माना कि मानव के राजनीतिक व्यवहार में कुछ नियमितताएं होती हैं और उन नियमितताओं का दूसरी विशेषता सत्यापन किया जा सकता है, सत्यापन किया जाना चाहिए, और उनके सत्यापन के लिए विभिन्न तकनीकियों और प्रविधियों को अपनाया जाना चाहिए। और तकनीकी और प्रविधियों को अपनाने के बाद जो राजनीतिक व्यवहार होता है, जो मानव का व्यवहार होता है, उनका प्रमाणीकरण भी करना चाहिए। और इस समस्त अध्ययन में जो अध्ययन होता है उसको मूल्य मुक्त रखना चाहिए, और जो मानव के व्यवहार में नियमितताएं हैं उनका सत्यापन करके सत्यापन करके तकनीकों के माध्यम से उनका प्रमाणीकरण करके उनका जो अध्ययन है वो व्यवस्थित और क्रमबद्ध भी हो सकता है। और उस व्यवस्थित अध्ययन के आधार पर पॉलिटिकल साइंस को एक विशुद्ध विज्ञान बनाया जा सकता है, और उस विशुद्ध विज्ञान का प्रयोग अन्य विज्ञानों के साथ भी किया जा सकता है, समायोजन किया जा सकता है। ये 8 विशेषताएं थी, लेकिन ये अपने आप में पूर्ण नहीं था। इसके कुछ सीमाएं भी हैं। उन सीमाओं का उल्लेख प्रमुख विद्वान हिंज यूलाउ, माइलफोर्ड सिवली, स्टीफन एल बासवी आदि विद्वानों ने निम्न प्रकार से स्पष्ट किया है
मूल्य निरपेक्षता की सीमा। मूल्य निरपेक्षता कि राजनीतिक विज्ञान में मूल्य निरपेक्ष अध्ययन करना संभव नहीं। राजनीति विज्ञान में, व्यवहारवाद में जो मानव के व्यवहार की बात की गई, तो मानव व्यवहार समकालीन परिस्थितियों से और अपने पर्सनल व्यू से प्रभावित होता है। मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पूरी रूप से नहीं किया जा सकता। नीति निर्माण के क्षेत्र में व्यवहारवाद का प्रयोग सीमित स्तर पर होता है। नीति निर्माण के क्षेत्र में जैसा कि माना कि जो नीति निर्माण होती है वो केवल मानव के व्यवहार और मानव राजनीतिक व्यक्तियों के द्वारा ही होती है, जबकि ये बात अधूरी है क्योंकि अन्य तत्व भी नीति निर्धारक के आधार होते हैं। तीसरी सबसे बड़ी सीमा इसकी कि व्यवहारवाद का संबंध केवल क्या से है, सिर्फ वो तथ्य फैक्ट देखता है, उसका इससे कोई मतलब नहीं है कि किस लिए उपयोगी है कि नहीं अध्ययन, बस वो किसी चीज को जस्टिफाई करने पर रह गया कि राजनीतिक व्यवहार कैसा है, क्या है, क्या से आगे राजनीति विज्ञान में कुछ और भी बातें हैं। समसामयिक राजनीतिक समस्याओं की और इस क्या के कारण जो राजनीतिक विज्ञान में एक नया कॉन्सेप्ट था, व्यवहारवाद नई अवधारणा थी, वो तत्कालिक समसामयिक समस्याओं की व्याख्या करने और उनका सर्वमान्य हल प्रस्तुत करने में व्यवहारवाद पर प्राय असफल रहा। इस बात ये सिद्ध होता है कि जो व्यवहारवाद का विश्लेषण किया गया वो अपने आप में पूर्ण नहीं था और इसी के परिणाम स्वरूप उत्तर व्यवहारवाद इसी की कमियों को दूर करने के लिए नई अवधारणा, स्वयं इसके प्रतिपादकों ने ही नई अवधारणा को दिया। वो उसका यही कारण था कि व्यवहारवाद अपने आप में पूर्ण नहीं था। व्यवहारवादी विश्लेषण में अध्ययनकर्ता का राजनीतिक व्यवहार अध्ययन करने वाली प्रक्रिया पर कोई नियंत्रण नहीं होता था। जो राजनीतिक व्यवहार था उसका राजनीतिक प्रक्रिया पर कोई नियंत्रण नहीं था। यह जरूरी नहीं कि जो राजनीतिक व्यवहार हो वो जो प्रक्रिया है वो वैसे ही चले। तीसरा कि व्यवहारवादी जो अध्ययन था वो सभी परिस्थितियों में जो उन्होंने निष्कर्ष प्रस्तुत किए वो जरूरी नहीं कि वो सभी परिस्थितियों में सामान्य हो। तीसरा, व्यवहारवादियों ने सबसे बड़ी सीमा थी कि इन्होंने सिर्फ प्रविधियों और यंत्रों के चयन पर ही अधिक जोर दिया। प्रविधियां और यंत्रों के का चयन करने के बावजूद चाहे कैसी भी, क्योंकि मानव व्यवहार एक मूल्यों पे, अपनी भावनाओं पर टिका रहता है, इसलिए मानव व्यवहार का चाहे कोई सी भी प्रविधि हो उसके व्यवहार का किसी भी प्रविधि के आधार पर सामान्य निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है। तो ये इसकी सीमाएं हैं। इन्हीं सीमाओं के आधार पर इसकी विभिन्न विद्वानों ने आलोचनाएं की हैं इनको आधार बनाकर। ये आलोचनाएं जिनमें प्रमुख है कि राजनीतिक व्यवहार की धारणा है जो उन्होंने स्थापित की है, कि जिसको राजनीति विज्ञान के अध्ययन का मेन विषय वस्तु बनाया है, फोकस किया है, उसी के आधार पर आलोचना की है कि जो राजनीतिक व्यवहार की जो अवधारणा है वो गलत है, कि मनुष्य सामान्यतः जो व्यवहारवाद की धारणा है, राजनीतिक व्यवहार की धारणा है, वो मानव व्यवहार का विज्ञान प्रस्तुत करने की कोशिश की व्यवहारवादियों ने, वो उसमें असफल रहे। चूंकि व्यवहारवादी नियमितताओं पर अधिक बल देते हैं, वे मनुष्य के व्यवहार को मुख्यतः सामान्य और नियमित गुणों का ही अध्ययन करते हैं। व्यवहारवादी शोध के अद्वितीय घटनाओं की अपेक्षा की जाती है। व्यवहारवादी घटनाओं के पीछे सामान्य नियम नियमितताएं खोजने में व्यस्त रहते हैं, इसलिए आलोचक उन्हें सामान्यतः नियम खोजने वाले या नेमोटिक कहकर पुकारते हैं। मानव व्यवहार के एक पक्ष को लेकर और उसके आधार पर कुछ अध्ययन को सीमित बनाकर, उनका प्रमुख आधार था जैसा व्यवहारवाद का, कि अध्ययन की इकाई को छोटा बनाकर और उन्हीं के आधार पर निष्कर्ष निकाले जो सब मनुष्यों पर लागू
नहीं होते। कुछ मनुष्यों के व्यवहार का सामान्य परिस्थितियों में अध्ययन करके निष्कर्ष निकालें और फिर उसको बड़े स्तर पर लागू करें तो वही परिणाम आए, ये संभव नहीं था। इसलिए आलोचकों ने इनकी राजनीतिक जो व्यवहार की धारणा थी उसको भी गलत बताया और आलोचना की। पद्धतियों पर अत्यधिक बल, ये व्यवहारवादियों की आलोचना इसके ऊपर, इसके आधार पर की जाती है कि व्यवहारवादियों ने मुख्यतः पद्धतियों पर ही जोर दिया। विभिन्न सामाजिक विज्ञानों से विभिन्न पद्धतियों को अपनाकर एक संक्रमण दौर उत्पन्न कर दिया। कैसी भी पद्धति हो उसको अपनाया जाए, चाहे वह सूट पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से, राजनीति विज्ञान के हिसाब से सूट कर रही हो या नहीं कर रही हो, उस पद्धति को अपना के उसको सही साबित करने के लिए उसके पक्ष में तर्क देते रहे। मूल्य निरपेक्ष अध्ययन संभव नहीं, जो इसकी आलोचना का प्रमुख विषय था कि राजनीति विज्ञान मानव के व्यवहार या मानव से संबंधित विज्ञान है, मानव के व्यवहार से, जो कि उसका मूल्यों से रहित करना संभव नहीं है, क्योंकि मानव एक भावनात्मक प्राणी है। और इसी के आधार पर लियो स्ट्रास ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि मूल्य निरपेक्षता का परिणाम गटर की विजय ही हो सकती है, और यही हुआ, क्योंकि मूल्यों को हटा के अध्ययन करना राजनीति विज्ञान में संभव नहीं है, ये मानते हैं आलोचक। सूक्ष्म अध्ययन के निष्कर्षों को बृहद स्तर पर लागू करने की समस्या, ये भी जो पहले बिंदु में बताई थी कि कुछ सूक्ष्म स्तर पर, छोटे स्तर पर, जैसा इन्होंने माना कि कुछ के आंकड़े या प्रश्नावलियों के माध्यम से कुछ 50 व्यक्तियों के व्यू लेके और उसके आधार पर निष्कर्ष निकालें और उनको फिर बड़े समुदाय पर लागू करें, जैसा कि आज के दौर में होता है। विभिन्न बातों के आधार पर सर्वे होता है और कुछ पक्षपात करके उनको जिस तरह उसमें आंकड़े निकालने होते हैं वो उनको दिखा देते हैं और उनको उस देश के ऊपर लागू कर दिए जाते हैं। जैसे हिंसा से रिलेटेड है, देश आजकल देशभक्ति से ज़्यादा देखा जाता है मीडिया में, आप देखते हो विभिन्न चैनल्स, जैसे जो पक्ष में बोलवाना होता है उन्हीं व्यक्तियों का सर्वे लेके और फिर उसको पूरे देश पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा आलोचना का बिंदु है। अत्यधिक शब्द आडंबर, शब्दों के जाल में व्यवहारवादी अंतर अनुशासनात्मक और अन्य प्रविधियां, साइंटिफिक बनाना, शुद्ध विज्ञान, ये अन्य शब्दों का जालों के आधार पर आलोचना की जाती है। वास्तविक जो उद्देश्य था कि वास्तव में किन के माध्यम से राजनीति विज्ञान के अध्ययन को एक आगे बढ़ाया जा सकता है, साइंटिफिक बना के उसके क्या प्रयोग किए जा सकते हैं, उससे दूर रहा। अन्य पद्धतियों के महत्व को नकारना, जो इसकी आलोचना की जाती है कि व्यवहारवाद ने सिर्फ व्यवहारवाद की राजनीति विज्ञान की पद्धतियों पर ही जोर दिया और अन्य पद्धतियों को नकारा, जो भी आलोचना का एक विषय था। नीति निर्धारण के संबंध में आलोचना इनका था कि समस्त जो नीति निर्धारण होती है राजनीति विज्ञान में वो मानव व्यवहार के द्वारा ही होती है, जबकि आलोचकों का मानना है कि ऐसा नहीं है। नीति निर्धारण में सिर्फ मानव व्यवहार के अलावा अन्य कई कारक होते हैं जो नीति निर्धारण को प्रभावित करते हैं और उनका अध्ययन को व्यवहारवादियों ने नकारा और इसी आधार पर ये आलोचना के पात्र बने। अगला जो है कि संख्यात्मक पद्धति से मानवीय स्वभाव का आकलन नहीं किया जा सकता। इन्होंने जो संख्यात्मक पद्धति अपनाई, संख्यात्मक प्रणाली के द्वारा मानवीय स्वभाव के गुणात्मक पहलुओं का जो अध्ययन करने की कोशिश की, वो संभव नहीं है, क्योंकि मानवीय स्वभाव इतना जटिल है कि उसके अंतर्गत की गहराइयों और उसकी जटिलताओं तथा सूक्ष्मताओं का विश्वसनीय तरीके से मापन नहीं किया जा सकता। मनुष्य की मनोवृत्तियों तथा प्रेरक कारकों का सच्चा ज्ञान उसकी प्रश्नावलियों द्वारा ही किया जा सकता है। इसलिए संख्यात्मक पद्धतियों के आधार पर मानवीय स्वभाव का अध्ययन जो इन्होंने करने की बात कही, वो भी अपने आप में आलोचना का विषय बनी। एक इनने शुद्ध विज्ञान
राजनीति विज्ञान को जो शुद्ध विज्ञान बनाने की जो बात कही थी वो असंभव है, क्योंकि राजनीति विज्ञान का निर्माण है वो मानवों के व्यवहार से होता है। जैसा इन्होंने ही कहा कि व्यवहारवादी इस तथ्य को भुला देते हैं कि प्राकृतिक विज्ञान और राजनीति विज्ञान के तथ्यों में बड़ा अंतर है। राजनीति विज्ञान के तथ्य प्राकृतिक विज्ञानों के तथ्यों की तुलना में बहुत ही अधिक जटिल, अत्यधिक परिवर्तनशील होते हैं। न तो उनकी हर धारणा का मापन हो सकता है, न ही सत्यापन हो सकता है। इन कारणों से राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान या भौतिक विज्ञानों के समकक्ष बनाने का जो प्रयास है वो अत्यधिक कठिन है। कार्ल पॉपर तो यहाँ तक कहते हैं कि राजनीतिक वैज्ञानिकों की भविष्यवाणियां अगर मगर की स्थिति से आगे नहीं जा सकती, मतलब फैक्चुअल रूप से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, क्योंकि मानवीय स्वभाव अथाह है, जटिल है। जरूरी नहीं कि इस कंडीशन में और जिसमें वो वैसा व्यवहार कर रहा हो, अगली कंडीशन ऐसी ही कंडीशन में वो वैसा व्यवहार करे या वैसे ही आउटपुट दे, यह संभव नहीं है। तो इन समस्त बिंदुओं के आधार पर व्यवहारवादियों की आलोचनाएं की गई, लेकिन व्यवहारवाद का राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में अपना योगदान है। व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान को एक नए अध्ययन की नई परंपरा की शुरुआत की और राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक बनाने का जो प्रयास किया और विभिन्न प्रविधियों के माध्यम से राजनीति विज्ञान के अध्ययन को वैज्ञानिक भी बनाया। ये जरूरी नहीं कि पूर्ण तरह, ये तो वो भी जानते थे कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन, राजनीति विज्ञान को पूर्ण शुद्ध विज्ञान नहीं बनाया जा सकता, लेकिन उस तक पहुंचने की कोशिश की और फिर इसमें कुछ सुधार करके, जैसा कि हम कह सकते हैं कि पूरी तरह नकारा नहीं और उसकी कुछ कमियों को दूर करके फिर इसको उत्तर व्यवहारवाद के रूप में स्थापित किया गया। यही अपने आप में इसका एक योगदान था राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में। धन्यवाद, नमस्कार। अगले व्याख्यान में फिर मुलाकात होगी।